नमस्कार दोस्तों। तो हमने पहला चैप्टर जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसमें पढ़ा हमने कि अंग्रेजों ने जो कंपनी के शासन और सम्राट के शासन में क्या क्या अधिनियम लाए थे, क्या क्या कानून बनाए, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत में शासन किया। और व्यापार तो कर ही रहे थे, व्यापार भी किया। फिर जो है हमने जो है लास्ट अधिनियम पढ़ा था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का लास्ट अधिनियम पढ़ा 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके माध्यम से क्या हुआ कि अंग्रेजों के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन जो है भारतीयों के हाथ में सौंप दिया गया। ठीक है। अब जो है भारतीय शासन में भारतीय किस प्रकार से भारत के शासन को चलाएंगे, संविधान बनाएंगे, उसको हम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे संविधान सभा, जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, तो वो कैसे किया, कौन कौन लोग थे, तो उस चीज को हम पढ़ेंगे संविधान सभा में। फिर संविधान पढ़ेंगे, भारत का संविधान में क्या क्या प्रावधान है जिससे हमारे देश की जो वर्तमान में शासन व्यवस्था चल रही है। ठीक है। तो संविधान सभा पढ़ेंगे, उससे पहले एक दो अवधारणा है, जैसे राष्ट्र किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं, और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इनको हम पहले जो है देख लेंगे। तो पहले सबसे पहले आता है कि राज्य, राज्य क्या है, राज्य के लिए क्या क्या होना आवश्यक है कि वो राज्य कहलाए। तो सबसे पहली बात तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए, एक क्षेत्रफल होना चाहिए। फिर उसमें रहने जो उसमें भूभाग में एक जनसंख्या होनी चाहिए, नागरिक होने चाहिए, और उन नागरिकों को उन भूभाग में चलाने के लिए एक क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, व्यवस्थित सरकार होनी चाहिए। ठीक है। और वो सरकार जो है संप्रभु, यानी कि बिना किसी बाहरी दबाव के कार्य करनी चाहिए, तो उसको कहते हैं राज्य। यानी कि यहाँ पे जो है हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग है कि राजनीति, राजनीति की अवधारणाएं, की कुछ अवधारणाएं। राजनीति की कुछ अवधारणा है, इसमें पहली आती है राज्य, स्टेट। जैसे भारत में एक तो होते राज्य, जैसे राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, ये राज्य हो गए। वो ये उस राज्य की बात नहीं कर रहा है, ये राज्य का मतलब है यहाँ पे देश। ठीक है। तो इस देश में, एक देश में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो सबसे पहली यह बात है कि इसमें होनी चाहिए, यानी कि मूलभूत तत्व। राज्य के मूलभूत तत्व क्या है कि ये होने ही चाहिए, जब इन्हें क्या कहेंगे, इसको राज्य या देश कहेंगे। तो सबसे पहली बात है उसमें क्या होना चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए उसका, तो भूभाग या क्षेत्रफल, भूभाग। फिर दूसरी बात कि उसमें भूभाग में रहने के लिए क्या चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। फिर फिर एक सरकार होनी चाहिए, व्यवस्थित सरकार। और ये सरकार जो है संप्रभु रूप से, यानी कि बिना किसी बाहरी दबाव से क्या करे, कार्य करे, यानी कि संप्रभु रूप से कार्य। तो ये है राज्य के मूलभूत तत्व, यानी कि राज्य कहलाएगा कि उसका एक भूभाग है, उसमें जनसंख्या रहती है, और एक सरकार जो है संप्रभु रूप से कार्य करती है, तो उसको कह देंगे राज्य। यानी कि इसकी परिभाषा लिख लीजिए, वैसे तो यही है। इसकी परिभाषा है कि राज्य या देश वो है इकाई है जिसमें एक लोगों का एक समुदाय, यानी कि जनसंख्या, एक निश्चित भूभाग पर रहती है, और एक व्यवस्थित सरकार जो है संप्रभु रूप से कार्य करती है, तो उसे क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। यानी कि राज्य या देश वह इकाई है जिसमें लोगों का एक समुदाय
यानी कि जनसंख्या, जनसंख्या नागरिक जो भी है, लोगों का एक समुदाय एक निश्चित भूभाग पर रहता है और एक व्यवस्थित सरकार संप्रभु रूप से कार्य करती है। ये क्या हो गया, एक राज्य या देश हो गया। तो इसमें वो की एलिमेंट क्या है, एक समुदाय यानी कि एक जनसंख्या, ये हो गया भूभाग, एक सरकार, व्यवस्थित सरकार, और एक क्या हो गया, संप्रभु रूप से कार्य करती है। तो ये चार हैं, चार एलिमेंट है राज्य के, चार मूलभूत तत्व हैं। ठीक है, जैसे राज्य क्या है, राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है। अब आता है राष्ट्र। राष्ट्र क्या है फिर, तो राष्ट्र जैसे इसमें कहा गया कि एक भूभाग होना चाहिए, एक जनसंख्या होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, और ये सरकार जो संप्रभु रूप से कार्य करनी चाहिए। जबकि राष्ट्र में क्या है, तो ये क्या है, ये है राजनीति के मूलभूत तत्व हैं। राजनीति तो है यानी कि भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभु रूप से कार्य करती है। ये क्या है कि राजनीतिक अवधारणा है। जबकि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र ये एक सांस्कृतिक अवधारणा है तो यही चीज कि उसमें भी क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, वो भी संप्रभु रूप से कार्य करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा क्या है कि इसमें जो सांस्कृतिक अवधारणा कहते हैं इसको, सांस्कृतिक का मतलब है कि इनकी एक जैसी परंपराएं होनी चाहिए, लोगों की अपनेपन की भावना होनी चाहिए, उस हिसाब से क्या है निवास करने चाहिए। जो उसमें क्या है, राष्ट्र यानी कि नेशन, इसको बोलते हैं नेशन। ठीक है, तो ये क्या है, यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है। और जबकि ये क्या है, राज्य क्या है, राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है। ठीक है, जैसे अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, राज्य और राष्ट्र, और ये लेते हैं जैसे भारत है। भारत क्या है, भारत राज्य भी है और राष्ट्र भी है। इसमें एक सांस्कृतिक एकरूपता भी है, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं परंपराएं हैं जो ऐतिहासिक रूप से हमारे चली आ रही हैं परंपरागत रूप से। तो भारत है, इसमें इजराइल भी आ जाता है। इजराइल भी क्या है, राज्य भी है और राष्ट्र भी है। जापान है। तो ये सब क्या है, ये दोनों राज्य भी है और राष्ट्र भी है। जबकि अमेरिका, अमेरिका अमेरिका राज्य है, राष्ट्र नहीं। अमेरिका राजनीतिक रूप से देश है, जबकि कल्चर यानी सांस्कृतिक रूप से देश नहीं है। जैसे अरब देश हैं, जैसे सऊदी अरब है, मिस्र है। तो ये क्या है, ये राज्य नहीं है, जबकि क्या है, ये राष्ट्र है। तो ऐसे राज्य और राष्ट्र की क्या है, ये एक सीधी सी बात है। ये क्या है, ये याद रखना है कि ये क्या है, एक राजनीतिक अवधारणा है और वो क्या है, एक सांस्कृतिक अवधारणा है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। एक कौटिल्य हुए थे जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, उन्होंने अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने राज्य के तत्व, जैसे इसमें बताए हैं राज्य के क्या क्या तत्व हैं, मूलभूत तत्व क्या है, भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, और क्या है, संप्रभु रूप से वो कार्य कर रही।
तो वो क्या कहलाएगा, राज्य कहलाता है। तो ऐसे ही जो कौटिल्य है उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में एक सप्तांग सिद्धांत दिया। उसके अनुसार उन्होंने मूलभूत तत्व जो क्या बताए कि राज्य के मूलभूत तत्व क्या है, मूलभूत एलिमेंट तत्व। तो कौटिल्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अनुसार एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने क्या कहा कि राज्य के मूलभूत तत्व क्या है। तो उन्होंने राज्य के मूलभूत तत्व सप्तांग सिद्धांत के अनुसार बताया उन्होंने कि सात तत्व हैं। कौन से हैं? 7। तो पहले तो कहा उन्होंने कि एक क्या होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए। तो एक पहली बात दुर्ग होना चाहिए। दुर्ग मतलब किला, एक दुर्ग होना चाहिए। उस दुर्ग का कौन होना चाहिए? एक राजा होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा राजा है, दुर्ग है, तो क्या होनी चाहिए? एक सेना होनी चाहिए। अब ये सेना है, एक राजकोष होना चाहिए। उसके लिए राजकोष का मतलब है पैसा, उसका पैसे का कलेक्शन होना चाहिए, राजकोष होना चाहिए। फिर ये सब है, उनके लिए अमात्य होने चाहिए। अमात्य का मतलब है मंत्री, अमात्य मतलब है मंत्री होने चाहिए। फिर एक मित्र होना चाहिए। मित्र का मतलब है मित्रवत देश या मित्र राज्य होना चाहिए, मित्र राज्य या देश। और एक होना चाहिए भूभाग। तो ये 7 चीजें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के होने चाहिए कि ये चीज होनी चाहिए, तब उसे क्या कहेंगे? एक राज्य या देश कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी राज्य की कुछ अवधारणाओं में। तो पहली थी अवधारणा राज्य की, हमने देख लिया कि राज्य किसे कहते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं। और कौटिल्य ने अपनी पुस्तक के अर्थशास्त्र के अनुसार जो सप्तांग सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार जो है राज्य के मूलभूत तत्व क्या हैं वो हमने देख लिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि राज्य उत्पत्ति में कैसे आई। अब तो ये हो गया राज्य कि क्या क्या है, किसे कहते हैं। अब ये राज्य जो है अस्तित्व में कैसे आए उनको हम देखेंगे। तो 2 थ्योरी जो है साधारण रूप से चलती हैं। एक है कि राज्य की जो है देवीत्व सिद्धांत, राजत्व का देवीय सिद्धांत, और एक है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत हम पढ़ेंगे। ठीक है, 2 सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। तो ये हो गए राजनीति की मूलभूत वो कुछ अवधारणा है। अब पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो पहला हम पढ़ेंगे कि राजत्व का देवीय सिद्धांत। ये क्या कहता है? यानी कि ये सिद्धांत है बेसिकली कि राज्य अस्तित्व में कैसे आए। तो यानी कि पहले या कुछ चीजें हैं जैसे राज्य कैसे आए अस्तित्व में, ये बने कैसे थे, उसके बारे में बताते हैं। ये कि इसके अनुसार कहा कि राजा को क्या माना गया? राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया, और वो ईश्वर के आदेशों को पृथ्वी पर क्या करता है? अपने राज्य में क्या करता है? लागू करता है। तो इस आधार पर कहा कि भाई राज्य ऐसे अस्तित्व में आए होंगे। यानी कि इसके अनुसार राजा ईश्वर का
राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और पृथ्वी पर या अपने राज्य पर ईश्वर के आदेशों को क्या करता है, लागू करता है। तो इस अनुसार क्या हुआ, राज्य क्या है, अस्तित्व में आए। फिर एक जो है सबसे जो है फेमस थ्योरी जो है चलती है, वो होती है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इसमें क्या है कि इसमें कहा गया कि जो है लोगों ने क्या कहा, पहले क्या है कि अराजकता की स्थिति होगी, फिर लोगों ने क्या कहा कि लोगों ने उनसे अराजकता से बचने के लिए अपने एक मुखिया को क्या किया, नियुक्त किया, जैसे नियुक्त किया, और उस मुखिया ने उनको क्या किया, सुरक्षा प्रदान की। तो इस आधार पर क्या है जो है राज्य क्या है, अस्तित्व में आए। जैसे हमारी पंचायतों में भी होता है कि हम जो है पंचायतों में क्या करते हैं कि अपने मुखिया चुन लेते हैं, और वो मुखिया जो क्या करता है, वो जो है सबके लिए सेम कानून और नियम बनाता है। उस व्यवस्था के आधार पर क्या चलती है, उसका समाज का जो है समाज चलता है। तो इसी आधार पर कहा इन्होंने कि एक समझौते के अनुसार लोगों ने क्या किया, एक मुखिया को चुन लिया, एक राजा को चुन लिया। अब राजा को चुन लिया तो वो राजा क्या करेगा, सबके लिए नियम कानून बनाएगा, और नियम कानून बनाएगा तो उसी आधार पर इन्होंने कहा कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर। इसमें कुछ विचारक थे जैसे कि लॉक, हॉब्स, जिन्होंने ये थ्योरी दी, तथा रूसो, ये तीन थे। इन्होंने इस सामाजिक समझौते के सिद्धांत की थ्योरी दी थी कि लॉक, हॉब्स तथा रूसो के अनुसार लोगों ने अनुसार राज्य के अस्तित्व से पहले क्या होगी, पूर्ण अराजकता की स्थिति थी। पूर्ण अराजकता की स्थिति थी। तो लोगों ने सामाजिक समझौते के आधार पर एक मुखिया को अपने कुछ अधिकार सौंपे। कौन से अधिकार, कि भाई तुम नियम बनाओगे, वो हमें क्या होंगे, मान्य होंगे। तो वो एक अधिकार दिया कि आप बनाओ सबके लिए जो है नियम कानून, और हम उनको क्या करेंगे, उनको मानेंगे, और हमें सुरक्षा भी चाहिए इन चीजों से। तो मुखिया को अपने कुछ अधिकार सौंपे, और मुखिया ने उनकी सुरक्षा की गारंटी ली। तो इस आधार पर क्या हुआ कि राज्य क्या है, अस्तित्व में आए। ठीक है। जैसे क्या होता है कि अब जो है हमारे देश में क्या है, जैसे लोकतंत्र में भी क्या होता है, लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से हम जो है अपने प्रतिनिधि को कुछ अधिकार सौंपते हैं। कौन से अधिकार सौंपते हैं,
जो विधायिका से संबंधित अधिकार, सारे अधिकार सौंपते हैं कि जो कानून या नियम बनेंगे हमारे लिए, तो वो क्या होगा, उनको निर्णय कौन लेगा उन पर, जो कौन बनाएगा उनको, तो वही बनाएंगे जो हमने उनको अपने प्रतिनिधियों को क्या बना के भेजा है। यानी कि जो है चुनाव होते हैं हमारे देश में, जैसे एमएलए यानी विधायक का चुनाव हुआ, तो विधायक को कौन चुनेगा, जनता चुनेगी। और वो विधायक क्या कार्य करेगा हमारे लिए, जो हमारे लिए नियम कानून बनाएंगे, जो विधानमंडल में, विधानसभा में, तो उनको क्या होगा, उन पर निर्णय कौन लेगा, तो उन पर निर्णय जो हमारा प्रतिनिधि है, जो हमने चुन के भेजा है उसको, वो निर्णय लेगा। तो बेसिकली क्या है, वो सामाजिक समझौते का ही तो सिद्धांत के आधार पर ही है। तो जैसे इसमें कहा गया कि पूर्ण अराजकता की पहले स्थिति थी, तो लोगों ने सामाजिक समझौता किया और मुखिया को अपने अधिकार दिए, और उन अधिकारों के माध्यम से मुखिया उनको, उनके ऊपर क्या करता था, उनको जो सुरक्षा की गारंटी देता था, और मुखिया ने उनकी सुरक्षा की गारंटी दी, जिसके आधार पर राज्य क्या है, अस्तित्व में आए। ठीक है, जैसे लोकतंत्र में भी ऐसा ही होता है। अब एक थ्योरी आती है कि जो है शासन में, यानी कि शासन में तीन शक्तियां होती हैं। एक तो होती है जो है विधायिका की, यानी कि कानून बनाने की। एक होती है कार्यपालिका की, कि उन नियम कानूनों को लागू करने की। और एक होते हैं न्यायपालिका की, जो हमें क्या देता है, न्याय दिलाते हैं। तो उस सिद्धांत को, वो एक सिद्धांत दिया गया था कि शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत। तीसरी हम पढ़ेंगे, तीसरी पढ़ेंगे थ्योरी, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। यानी कि शासन की जो तीन शक्तियां होती हैं, कानून बनाने की, कानून को लागू करने की, और जो है न्याय दिलाने की, वो सारी शक्तियों को क्या होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। यानी कि वो आपस में क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। जैसे देखते हैं अभी एक सिद्धांत आता है, तीसरा सिद्धांत, दो तो हो गए, तीसरा है कि शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण, शासन में कितनी, तीन शक्तियां हैं शासन में। ये किसने दिया था, ये दिया था फ्रांसीसी जो विचारक थे, मोंटेस्क्यू, उन्होंने दिया था। फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने यह सिद्धांत दिया कि शासन की तीनों शक्तियों को का पृथक्करण होना चाहिए। यानी कि शासन की तीनों कौन सी शक्तियां हैं, यहां पे लिखते हैं तीन शक्तियां। एक तो है विधायिका, एक है कार्यपालिका, और एक है न्यायपालिका। विधायिका से मतलब है कि जो है हमारे देश में विधायिका को, कौन कौन सी विधायिका कार्य हमारे लिए नियम बनाती है। एक तो होती है सेंटर वाली, केंद्र वाली, जिसमें पीएम प्रधानमंत्री बैठते हैं। कौन सी होती है, प्रधानमंत्री, जो है प्रधान मोदी जो है हमारे लिए काम बनाते हैं फिलहाल में, जो वही प्रधानमंत्री है। एक तो वो हो गया, यानी कि दो विधायिका। कौन कौन सी, एक तो संसद, और एक कौन सी, विधानमंडल, जो स्टेट वाली है, राज्य विधानमंडल या विधान मंडल बोलते हैं। क्योंकि राज्यों में भी तो मुख्यमंत्री हमारे लिए क्या करते हैं, नियम कानून वाले, जो हम चुनाव देते हैं, चुनाव वोट देते हैं। एक एमपी एमएलए, ये तो हो गया एमपी, सांसद, और ये क्या हो गया, विधायक या विधान परिषद, तो दो हो गए। ऐसे ही कार्यपालिका, कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, जो हमारे लिए जो ये कानून बनाती है, और ये कानून का क्या करती है, लागू करवाती है। तो एक हो गए मंत्री परिषद,
और ये हो गए ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब है जो आईएएस आईपीएस अधिकारी जो होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। तो ये हो गए, ये बेसिकली क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। यानी कि जब सरकार चेंज होती है तो मंत्रिपरिषद बदल जाती है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स यानी कि ये नहीं बदलते, तो ये होती है स्थायी कार्यपालिका। और न्यायपालिका जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये क्या है, न्यायपालिका है। तो ये तीनों शक्तियों को क्या कहा इस शक्तिकरण के सिद्धांत के आधार पर कि ये शक्ति अलग होनी चाहिए इन दोनों से, ये शक्ति कार्यपालिका वाली ये दोनों इन स्वतंत्र होनी चाहिए। यानी कि जब ये काम करे तो इन दोनों का कोई जो है इस पर असर नहीं होना चाहिए, ये कार्य करे तो इन दोनों का नहीं होना चाहिए, और ये कार्य करे तो इन दोनों का कोई भी हस्तक्षेप इसके कार्यों में नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि शासन की तीनों शक्तियों का क्या होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए। जैसे हमारे देश में क्या है, यहां पर बनाते हैं, जैसे हमारे देश में है संसद, इसको हटा दें क्या, बोर्ड थोड़ा सा चाहिए उसके लिए, हटा ही देते हैं। तो जैसे संसद है, फिर एक है राज्य विधानमंडल, ठीक है। हमारे देश में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। तो इसमें भी दो हैं संसद, कौन सी दो, एक तो है राज्यसभा, एक है लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा, और यहां पे भी है दो, एक को कहते हैं विधानसभा और एक को कहते हैं विधान परिषद। हमने बात की थी कि 6 राज्यों में है दो सदनीय व्यवस्था, और केंद्र में तो है ही 2 सदनीय व्यवस्था। तो ठीक है, ये है हमारे राज्य में। तो क्या हो गया कि यहां से इनको बोलते हैं एमपी यानी कि सांसद, इनको भी एमपी बोलते हैं सांसद। तो यहां से क्या बनेगी, एक मंत्रिपरिषद। इससे ऐसे ही इन विधानसभा वालों को बोलते हैं एमएलए विधायक, और इनको बोलते हैं एमएलसी। यहां से भी क्या बनेगी, एक मंत्रिपरिषद बनेगी। मंत्री बनते हैं कि नहीं, केंद्रों में अलग मंत्रिपरिषद, केंद्र में अलग मंत्रिपरिषद होती है और राज्यों में मंत्री अलग अलग बनते हैं, दोनों के अलग अलग मंत्री होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि दो हो गई, एक तो ये हो गई विधायिका, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई विधायिका, तो दो हो गई विधायिका, और एक मंत्रिपरिषद ये हो गई और एक मंत्रिपरिषद ये हो गई। तो ये भी क्या हो गई, ये भी 2 हो गई, एक और एक। तो हमारे लिए 2 तो विधायिका हो गई कानून बनाने वाली, और 2 ही मंत्रिपरिषद यानी कि 2 कार्यपालिका हो गई कानून को लागू करवाने वाली। तो भारत में क्या है, 2 विधायिका प्रणाली है, 2 विधायिका है। प्रणाली या व्यवस्था है, यानी कि केंद्र की अलग और राज्य की अलग। ऐसे ही भारत में 2 कार्यपालिका प्रणाली है, व्यवस्था है या प्रणाली है, यानी कि एक तो केंद्र की अलग कार्यपालिका और राज्य की अलग, ठीक है। जबकि भारत में एकल न्यायपालिका है,
यानी कि एकल न्यायपालिका का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन है, कार्य करता है। और उच्च न्यायालय के अधीन जो है जिले के जो न्यायालय उनके अधीन जो है सबऑर्डिनेट जैसे वो जिले के न्यायालय उन उस हिसाब से कार्य करते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो ही कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि दो तो विधायिका हैं, दो विधायिका प्रणाली है और दो का है कार्यपालिका प्रणाली। लेकिन न्यायपालिका एकल है, एक ही न्यायपालिका है, उसके अंदर ही कार्य करती है उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो भारत में कैसी है, द्वि सदनीय है तो है ही, दो सदन तो है ही, तो द्वि विधायिका, द्वि कार्यपालिका और क्या है, एकल न्यायपालिका। फिर कहते हैं कि भारत में, इसको हटा देते हैं। अब भारत की जो भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, संसद की है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। प्रणाली कैसी है, संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय शासन प्रणाली है। इसलिए अतः कर देते हैं, अतः शक्ति जो हमने कहा था विधायिका की, कार्यपालिका की और न्यायपालिका की, अतः शक्ति का पूर्ण पृथक्करण नहीं है। कैसे शक्ति का पूर्ण पृथक्करण कैसे नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद है, कार्यपालिका विधायिका का अंग है। कैसे, ये कार्यपालिका है, सॉरी ये क्या है, विधायिका, विधायिका के ही अंदर ही क्या है, ये है कार्यपालिका, ये कार्यपालिका है और ये क्या है, विधायिका। यानी कि जो लोकसभा संसद में ही क्या बन रही है, हमने देखा था संसद में ही क्या है, एमपी एमएलए कहाँ है, विधायिका का ही भाग है, और वहीं से क्या बन रही है, एक मंत्रिपरिषद बन रही है, वो क्या है, मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का कार्य करती है। तो ये मंत्रिपरिषद किसका का भाग है, ये किसका है, विधायिका का ही भाग है। इसमें भी जो मंत्रिपरिषद बन रही थी, एमएलए और एमएलसी को मिला के एक मंत्रिपरिषद जो बन रही थी, वो किसकी थी, राज्य विधानमंडल का ही तो भाग था ये मंत्री। तो इसीलिए कहा कि विधायिका जो कार्यपालिका है, जो मंत्रिपरिषद है, वो क्या है, विधायिका का ही भाग है, और ये एक न्यायपालिका अलग है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो शक्ति का पृथक्करण तो है, लेकिन क्या पूर्ण पृथक्करण नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का भाग है। ठीक है, ऐसे ये हमने संसदीय शासन प्रणाली जो है कहां से ली है, ये लिए हमने ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में भी क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। इसको हटा देते हैं, ब्रिटेन से लिए हमने अपनी संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि दोनों हाउस जो है, हाउस मतलब जो है लोकसभा एंड राज्यसभा। यानी कि ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली है। अतः वहां भी शक्ति का पूर्ण पृथक्करण नहीं है। तो क्या है, कैसी व्यवस्था है वहां पर, पृथक्करण नहीं है। जैसे वहां पे देखते हैं, वहां पे भी क्या है, दो हाउस हैं, यानी कि ब्रिटेन की सांसद है
ब्रिटेन की संसद, पार्लियामेंट। तो उसमें क्या है, दो हाउस हैं। एक हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन, और एक हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यानी कि ये हो गया हमारा जो है राज्यसभा, और ये है लोकसभा। तो इस पूर्ण शक्ति का पृथक्करण नहीं है, ये जैसे वही हाउस है, जैसे हमने लोकसभा राज्यसभा बनाए थे, तो ये मान लो हमारी लोकसभा है, लोकसभा के समान है, और ये किसके समान है, राज्यसभा के समान है। तो इसमें जो है कार्यपालिका, ये क्या है, विधायिका तो है ही, यानी कि कार्यपालिका इसी के अंडर में कार्य करती है, कार्यपालिका। और इसी में न्यायपालिका, ये न्यायपालिका का भी कार्य करती है। ठीक है, तो इन हाउसों को बनाएंगे, जैसे ये है हाउस ऑफ कॉमन और ये है कार्यपालिका। और ये है हाउस ऑफ कॉमन। ये है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और इसी के यही कार्य करती है न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका, जबकि हमारी न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। और ये है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, तो इसमें भी क्या शक्ति का पूर्ण पृथक्करण नहीं है, क्योंकि इसमें न्यायपालिका भी किसका भाग है, लॉर्ड्स का, यानी कि इसी विधायिका का भाग है। और कार्यपालिका भी विधायिका का भाग है, यानी कि इसमें न्यायपालिका का और कार्यपालिका और न्यायपालिका किसका भाग है, विधायिका का भाग है। इसलिए ये इसमें भी क्या, ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में एक पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इनको नोट करना है। ये भी ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। संसद की क्या है, सर्वोच्चता। संसद की शासन प्रणाली भी है और संसद की क्या है, सर्वोच्चता है, क्योंकि न्यायपालिका का कार्य कौन कर रही है, विधायिका ही कर रही है, और कार्यपालिका का कार्य भी कौन कर रही है, विधायिका कर रही है। जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है, भारत में शासन व्यवस्था तो संसदीय है, लेकिन सर्वोच्चता है यानी कि संविधान की। और इसमें ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, यानी कि इस आधार पर है, हाउस बने हुए हैं, ये इसका विधायिका, कार्यपालिका, जो है न्यायपालिका। लेकिन ब्रिटेन में क्या, संसद की सर्वोच्चता भी है, क्योंकि सारा काम कौन कर रही है, विधायिका कर रही है। जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि जो संविधान को, संसद को शक्ति मिली हुई है संविधान बनाने, कानून बनाने की, वो संविधान से मिली हुई है। तो इसलिए भारत में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। अब आता है अमेरिका में, देखते हैं कि अमेरिका में कैसी व्यवस्था है। अमेरिका में है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अतः यहां शक्ति का पूर्ण पृथक्करण है। अर्थात ये हो गई इसकी विधायिका, इसकी कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों क्या है, स्वतंत्र है। तो यहां पे क्या है, अमेरिका में शक्ति का पूर्ण पृथक्करण है। ठीक है,
तो ये हमने पढ़ लिया, जो है अवधारणाएं पढ़ ली, लोकतंत्र में क्या क्या है, भारत में कैसी व्यवस्था है, और अमेरिका में कैसी व्यवस्था है, और ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था है। अब पढ़ेंगे हम संविधान सभा। संविधान सभा क्या थी? जिसने हमारा संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा ये वो सभा थी जिसने हमारे संविधान का क्या किया? निर्माण किया। और इसकी जो है भारत वाले लोगों ने बहुत पहले से ही क्या कर दी थी? मांग कर रहे थे। जैसे कि 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 1895 में ही क्या की थी? संविधान सभा की मांग की थी कि अंग्रेजों से नहीं की थी, संविधान की एक सभा में इन्होंने कहा कि हमारे लिए क्या होनी चाहिए? संविधान सभा होनी चाहिए, जिससे हम क्या करें? अपने संविधान का निर्माण करें। ये अनौपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी सबसे पहले इन्होंने। फिर गांधी जी ने भी एक बार जो है कहा 1922 में कि हमारे लिए क्या होनी चाहिए? एक संविधान सभा। तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने, फिर स्वराज पार्टी थी, उन्होंने भी क्या की थी? उन्होंने भी कहा 1925 में स्वराज पार्टी ने। यानी कि पार्टी के रूप में सबसे पहले स्वराज पार्टी ने क्या की थी? संविधान सभा की मांग की थी। 1928 में नेहरू समिति, ये वही समिति नेहरू समिति है जो 1930 में जो साइमन कमीशन था उसकी जो रिपोर्ट आई थी, उसके जो है उन्होंने अंग्रेजों ने जो कहा था कि भारतीय क्या करें? अपने जो सुधारों के लिए, सुधार समिति थी ये, तो सुधारों के लिए लाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि हमारे लिए क्या होनी चाहिए? संविधान सभा होनी चाहिए। तो अब तक क्या हुआ? ये अनौपचारिक रूप से, ये नेहरू समिति मतलब मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी थे। उन्होंने नेहरू समिति एक रिपोर्ट तैयार की थी जो 1928 में अंग्रेजों को जो है साइमन कमीशन के एवज में रखा था, जिसको अंग्रेजों ने अस्वीकार किया था। और इसके एवज में इसके साथ जिन्ना ने भी रखी थी 14 सूत्रीय, तो वो भी नकार दी गई थी। तो अब तक क्या थी? ये अनौपचारिक रूप से मांग कर रहे थे। अनौपचारिक रूप से 1934 में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से, यानी कि औपचारिक रूप से मांग की थी, वो थे एम एन रॉय। एम एन रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय। एनसीईआरटी में भी यही दे रखा है कि सबसे पहले किसने मांग की थी, तो वो औपचारिक रूप से पूछते हैं, एम एन रॉय ने। लक्ष्मीकांत में भी यही दे रखा है कि 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी एम एन रॉय ने। तो ये जो थे पूछ लेता है कि पार्टी के रूप में सबसे पहले जो है अनौपचारिक रूप से किसने मांग की थी, तो वो थी स्वराज पार्टी। नेहरू गांधी जी ने कब जो है संविधान सभा की मांग की थी, तो वो जिसमें आंसर आएगा 1922 में। नेहरू समिति कब आई थी जिसमें संविधान सभा की मांग की गई थी, तो 1928 में। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी की तो सबसे पहले अगर पूछे औपचारिक रूप से तो एम एन रॉय ने। कांग्रेस ने सबसे पहले कब मांग की थी संविधान सभा की, तो कांग्रेस ने की थी 1935 में।
कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 1935 में संविधान सभा की मांग की। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। उन्होंने 1938 में जो है संविधान सभा की मांग की थी और उन्होंने कहा था कि संविधान सभा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो है आप लोग जो है चुन के दे दें। हमारे लिए संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मतदान के आधार पर चुनी जानी चाहिए, यानी कि सभी वयस्कों को मत डालने का अधिकार होना चाहिए और वो मत डाल के जो है अपनी हमारी संविधान सभा का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जैसे मान लो कि अभी चुनाव होते हैं, वयस्क जो है 18 से ऊपर साल के जो है वोटिंग करते हैं। तो ऐसे ही इसमें कहा कि कांग्रेस नेहरू जी ने नहीं, कौन से नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर पहली बार सार्वभौमिक यानी कि सभी को वयस्क जो कौन होने चाहिए, वयस्क हैं सभी वयस्कों को सार्वभौमिक वयस्क मतदान के आधार पर यानी कि प्रत्यक्ष, इसमें सार्वभौमिक वयस्क का मतलब है कि सभी जो वयस्क हैं उनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। वो क्या करेंगे, अपनी संविधान सभा के लिए वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। ठीक है। अब जो है 1938 में मांग की और 1940 में जो पहली बार आता है अगस्त प्रस्ताव, जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया, जो है जो संविधान सभा की जो मांग थी भारतीयों की उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है। तो 1940 में पहली बार अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने जो संविधान सभा मांग रहे थे भारतीय, उसके लिए स्वीकृति दी कि आपके लिए क्या आप बनाएंगे, संविधान सभा बनाएंगे। ठीक है। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस जो रिपोर्ट आई थी, अगस्त प्रस्ताव जो आया था, उसमें संविधान सभा जैसा कोई शब्द नहीं था। तो इसमें संविधान शब्द जैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, संविधान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। फिर आती है 1942 में क्रिप्स मिशन, स्टेफर्ड क्रिप्स जो कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटिश सरकार के, उनके द्वारा एक क्रिप्स मिशन आता है। इसमें क्या हुआ, ये क्यों नहीं मांग की गई कि इसमें भारतीयों ने इसका विरोध कर दिया था, इसलिए इस मांग को भी क्या नहीं किया गया, भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। फिर 1942 में आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स जो है, स्टेफर्ड क्रिप्स ब्रिटिश के जो है गवर्नमेंट के कैबिनेट मंत्री थे और ये जवाहरलाल नेहरू के मित्र भी थे। क्रिप्स मिशन के आधार पर, क्रिप्स मिशन में
अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की संविधान सभा का प्रावधान था। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था। यानी कि अब जो है डायरेक्ट जो है जनता नहीं करेगी चुनाव। और नेहरू जी ने जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में कांग्रेस की जो आधिकारिक तौर पर उन्होंने मांग की थी कि वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मतदान के आधार पर, यानी कि प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर सभी जो वयस्क हैं भारतीय, उनको जो है वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। वोट डालें किसके लिए? संविधान सभा के लिए वोट डालना चाहिए, डालेंगे। तो उस आधार पर संविधान सभा की मांग की थी। लेकिन क्रिप्स मिशन में क्या कह दिया गया कि अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता डायरेक्ट वोट नहीं करेगी संविधान सभा के लिए। तो कौन करेगी? तो उसने कहा कि प्रांतीय विधानमंडल जो है, प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन द्वारा निर्वाचित संविधान सभा निर्वाचित सदस्य द्वारा, यानी कि दो हाउस होते थे ना, जैसे राज्य विधानमंडल में अभी देखा था, राज्य विधानमंडल में कौन से दो हाउस होते थे? एक होता था विधानसभा और एक होता था विधान परिषद। ये था उच्च सदन और ये था निम्न सदन। जैसे केंद्र में दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। तो इसी आधार पर इसको बोलते हैं निम्न सदन और इसको बोलते थे उच्च सदन। तो इसी आधार पर क्रिप्स मिशन में कहा गया कि जो निम्न सदन है विधान मंडल, राज्य विधान परिषद मंडल का निम्न सदन, यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे? वोट डालेंगे विधानसभा के, वो संविधान सभा के सदस्यों के लिए। ठीक है। फिर आता है फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या हुआ? संविधान सभा का गठन या निर्वाचन हुआ। जो कैबिनेट मिशन आया उसके 1946 में, और इसी के आधार पर जो बातें कही गई थी उसमें भी यही प्रावधान था कि जो राज्य विधानमंडल है उसके आधार पर जो विधानसभा के निम्न सदन के द्वारा ही संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। क्रिप्स मिशन को लौटा दिया था जो है मुस्लिम लीग थी, उसने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि जो इसमें एक दो बातें कही गई थी क्रिप्स मिशन में। एक तो कहा गया था कि जो प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य हैं निम्न सदन के, वो सदस्य क्या करेंगे? निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचित करेंगे संविधान सभा का, निर्वाचित संविधान सभा। वो करेंगे। और दूसरा कहा गया था कि जो है क्या करेंगे? ये संपूर्ण भारत के लिए क्या करेंगे? संविधान सभा का निर्माण, जो संविधान का निर्माण करेंगे। मुस्लिम लीग ने कहा भाई ये संपूर्ण का क्यों करेंगे, हमें तो क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। तो इस आधार पर इसको मुस्लिम लीग ने नहीं माना। लेकिन कैबिनेट मिशन में मुस्लिमों को जो है अलग से निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी, वो हम देखेंगे आगे, तो उनको राजी कर लिया गया था। लेकिन इस मिशन में पाकिस्तान और भारत का बंटवारा की, विभाजन की कोई बात नहीं कही थी कि भाई जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है अलग बनाए और वो जो है कांग्रेस यानी कि जो भारत के हैं वो अलग बनाए, ऐसी बात नहीं थी इसमें। इसमें कहा गया कि जो संविधान सभा का निर्वाचन जो है इसी आधार पर किया गया, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा। ठीक है। तो अब देखेंगे आगे कि संविधान सभा के निर्वाचन, अब ये क्या हो गया? ये तो संविधान सभा की मांग थी और कहां पे स्वीकारा? इन तीन बातों में। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की जो मांग के को स्वीकार कर लिया।
एक आया क्रिप्स मिशन, इसमें ये बातें कही गई, और एक आया 46 के माध्यम से 1946 का जो कैबिनेट मिशन है, इसी के आधार पर हमारी संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में पढ़ेंगे कि अब हमारी संविधान सभा का निर्वाचन के स्वीकार कर लिया गया, अब किस आधार पर हुआ, कौन कौन सदस्य थे, वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, धन्यवाद।